बाज चूजे पे झपटा उठा ले गया। कहानी सच्ची लगती है लेकिन अच्छी नहीं लगती। बाज पे पलटवार हुआ, कहानी सच्ची नहीं लगती लेकिन खुदा कसम बहुत अच्छी लगती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की आला शख्सियत के बेटे की गाड़ी की टक्कर से जान बहक होने वाली दोनों लड़कियों की तदफीन कर दी गई। सारे मुल्जिम को अल्लाह के नाम पर माफ कर दिया है। तासरा फैमिलीज ने सुलह कर ली। जज साहब ने खुद इस चीज को एक्सेप्ट किया कि यार मेरे बच्चे की गलती है। जज हो के क्या मतलब है, आवाम को कोई इंसाफ नहीं देगा, आवाम किसके पास जाएगी। उनके बेटे के बारे में तो कहा जाता है कि उनको इस इलाके में बिगड़ा नवाब भी कहा जाता है। हमने तो पाकिस्तानी हर जान की कीमत तय करती है ना, फिर तो जो हमें पसंद नहीं है उसको हम गोली मारे और 82 लाख रुपए देके पकड़ा के खानदान को बोले जी हमारा काम पूरा हो गया। ये 2 दिसंबर की सर्द रात थी और रात के तकरीबन 1 बजे का वक्त था। समरीन हुसैन और उनकी दोस्त ताबिंदा बतूल इस्लामाबाद के पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट से अपने घर के लिए निकली, लेकिन कुछ ही फासले पर दोनों एक खतरनाक रोड हादसे में बेदर्दी से कुचल दी जाती। शारे दस्तूर पर जो काफ़ी मसरूफ़ सड़क है, वहाँ पर 2 लड़कियाँ जो है वो मोटर बाइक पे जा रही थी स्कूटी पे, और उनका जो है वो एक एक्सीडेंट के केस में दोनों जाँ बहक हो गई। वहाँ से कहानी निकली और पता चला कि एक बड़ी अदालती शख्सियत जो है उनके बेटे से ये एक्सीडेंट हुआ। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी हमने जानने की कोशिश की कि कौन सी अदालती शख्सियत थी। तो कुछ ही देर में पता चल गया कि जस्टिस मोहम्मद आसिफ जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एडिशनल जज हैं, उनके बेटे से जो कि कम उम्र है, गाड़ी चलाते हुए, जो कि एक V8 गाड़ी थी, उससे वो गाड़ी चलाते हुए तेज़ रफ्तारी में 2 लड़कियां जो कि स्कूटी पर जा रही थी वो उससे हिट हुई, और एक का इंतकाल मौके पर हो गया और दूसरी के बारे में पहले बताया गया कि अस्पताल जाके इंतकाल हुआ। काम पे गई हुई थी अपने रोजी के सिलसिले में, तो अपने जॉब से उस टाइम निकली हैं ये PNC में, तो अपने सहेली के साथ निकली हैं तो घर के लिए, घर आने के लिए। तो वहाँ से जब निकली हैं तो बस वो सेक्रेटरिएट चौक में जब पहुँची हैं तो बस वहाँ से किसी लैंड क्रूजर में मुझे ये कॉल आई कि भाई ताबिंदा के आप क्या लगते हैं। मैंने कहा जी मैं उसका पापा बोल रहा हूँ। उन्होंने कहा जी आपकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया, आप पिम्स हॉस्पिटल आ जाए। दोनों बच्चियों का खून वहाँ पर फर्श पे इस तरह बिखरा पड़ा हुआ था कि मेरे आंखों के आगे अंधेरा आया और मेरे पाँव के नीचे से जमीन खिसक गई। जज साहब के साहबजादे से जिस जगह एक्सीडेंट हुआ वो कोई आम जगह नहीं थी, बल्कि एक ऐसी जगह थी जहां एक तरफ वज़ीर-ए-आज़म हाउस, पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट हाउस, जबकि दूसरी तरफ मुल्क में इंसाफ का मंबा यानी सुप्रीम कोर्ट भी वहीं पर मौजूद है। जबकि चप्पे चप्पे पर CCTV कैमराओं का पहरा और इलाके की एंट्री और एग्जिट यानी दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस चेक पोस्ट अलग से हैं। इस सब के बावजूद समरीन हुसैन और ताबिंदा बतूल का खून बहता रहा, लेकिन उन्हें रेस्क्यू करने के लिए एम्बुलेंस तक न पहुंची और दोनों लड़कियां पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत से कुछ ही कदम दूरी पर अपनी जान की बाजी हार गई। इनफैक्ट उनके बेटे के बारे में तो कहा जाता है कि उनको इस इलाके में बिगड़ा नवाब भी कहा जाता है। जिस वक्त ये वकूआ हुआ था उस वक्त वो कोई स्नैपचैट वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहे थे और इसी वजह से गाड़ी उनसे आउट ऑफ कंट्रोल हुई और 2 लड़कियों पे चढ़ी। गाड़ी की जो नंबर प्लेट थी वो फेक थी, वो बिल्कुल फेक थी। ये भी कहा गया कि जज साहब की वहाँ मौजूदगी के वक्त एक लड़की जो कि एक तो बाइक चलाई थी, जो पीछे लड़की थी गालिबन वो समरीन थी, वो जिंदा थी और वो उनकी सांसें चल रही थी, लेकिन एम्बुलेंस जो है वो 20 से 25 मिनट की ताख़ीर से आई। और इस दौरान जब ये 20 से 25 मिनट का टाइम पीरियड था, इसमें अबू ज़र और उसके दोस्तों को वहाँ से निकाला भी गया। अकेले नहीं थे अबू ज़र की, उनके साथ 2 और लड़के भी थे और उनको भी वहाँ से भगा दिया गया और आज तक उनका तस्करा भी ना FIR में आया, ना अदालत में आया और ना ही उनके बारे में किसी भी किस्म की गुफ्तगू हुई। जज साहब ने वकूए पर मौजूद होते, अब जाहिर बात है कि वो आए थे। वैसे भी नॉर्मली एक जज ना भी हो, एक शहरी के तौर पे भी इंसान ये सोचता है कि अगर किसी की सांसें चल रही हैं तो आप एक कोशिश करेंगे कि आप उसको वहाँ से अस्पताल पहुँचाने की कोशिश करें, शायद उस इंसान की ज़िंदगी बच सके या कम से कम उसको कोई फर्स्ट एड मिल सके। ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब एम्बुलेंस में डाला गया दूसरी लड़की को तो वो भी जो है वो जांबर नहीं हो सकी और उसकी भी सांसें थम गई। FIR के इंदराज का वक्त देखा तो जो वाकया था वो रात 1:15 बजे का था। वो FIR इतनी कमज़ोर दफात के साथ थी कि अगर ये मुकदमा थोड़ा अरसा अदालत में चल भी जाता
तो भी इस बच्चे ने छूट ही जाना था। और जिस वक्त की FIR है, FIR अगली सुबह 5 बजे की है। इस सारे वाकये के बाद अगली सुबह में 4 बजे के अराउंड जज साहब ने खुद फरमाइशी गिरफ्तारी दी गई। दौरान हिरासत मोबाइल फ़ोन भी था जो कि यूजुअली किसी को अवेलेबल नहीं होता, और उस पर वो जो नवाब साहब हैं वो गेम्स जो है वो खेलते थे ताकि वो उनका टाइम जो है वो 4 दिन के रिमांड में अच्छे तरीके से पास हो जाए। हाईकोर्ट की जज की प्रेजेंस ने ये देखा कि शायद इनकी प्रेजेंस की वजह से ये तमाम काम जो कानून के मुताबिक होने चाहिए थे नहीं हुए, और एक रिलैक्स अप्रोच होकर लेके चली है, तो आपने डे वन ही सामने वाले का सब्र भी तोड़ दिया, ठीक है, आपने उसका हिम्मत हौसला भी तोड़ दिया। तो ये चीजें भी हमने देखनी है ना कि जिन लोगों को आपने जिम्मेदारी दी हुई है, जिन्होंने बाय एग्जाम्पल लीड करना है, और देखिए एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जज होना, ये कोई सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं है ना। हैरान कुन तौर पर एक ऐसे इलाके में जहां जगह जगह CCTV कैमरास लगी हुई है, लेकिन इस हादसे की एक भी CCTV फुटेज सामने नहीं आने दी गई, और दोनों खानदानों ने मौजूद जज साहब के साहबजादे को इंतहाई पुरअसरार हालात में माफ कर दिया। जज साहब का बेटा 4 दिन रिमांड पे रहता है, चौथे दिन आकर पुलिस पेश करती है, और वकुए के एन 5वें दिन दोनों खानदान एज पर जज शाइस्ता कुंडी का ऑर्डर अल्लाह के नाम पर माफ कर देते हैं। कमरा अदालत में जज शाइस्ता कुंडी किसी को आने नहीं देती, किसी सहाफ़ी को एंटर होने नहीं देती। कमरा अदालत के बाहर भी पुलिस का पूरा प्रोटोकॉल लग जाता है, जज साहब के बेटे को पूरा ढक कर लाया जाता है। वहाँ पे कमरा अदालत में आप किसी को जाने नहीं देते। एक फैमिली तो आपसे रजामंदी के साथ आती है, लेकिन दूसरी फैमिली से, जिसका मैंने आपको बताया जो दरख्वास्त गुजार अदनान तजम्मुल था, उसके बारे में कि वो कमरा अदालत से रोता हुआ भागता और उसके बाद किसी का कोई कांटेक्ट नहीं होता। फैमिलीज किसी को नहीं बताती उनको कोई दियत दी गई या नहीं दी गई, किस पॉइंट पर आकर सेटलमेंट हुई, और फिर उससे ये एक तासर उभरता है कि सेटलमेंट तो की गई लेकिन कहीं प्रेशर भी इस्तेमाल किया गया। ऑब्वियसली CCTV फुटेज निकलती, उससे पता चलता वहाँ पे उस वक्त मौके पर हुआ क्या, ऑपरेशन जो एक्सीडेंट है वो कैसे हुआ, आया कोई लड़कियों की गलती थी अगर हम उस सेंस में फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट ये बात करें, या फिर स्ट्रेट अवे इस नौजवान ही की गलती थी, और अगर थी भी तो फिर इतने से बच्चे को गाड़ी देने वाले, गाड़ी चलाने वाला, उसका कम उम्र, उसका लाइसेंस ना होना, उसका ID कार्ड होल्डर ना होना, इस उम्र में उसका लापरवाही होना, इस सारी चीज़ों में ना सिर्फ वो बच्चा बल्कि जज साहब खुद भी नरगे में आते, इसलिए वाक़ये को उस तरफ ले जाया ही नहीं गया, सूरत हाल को पहले कंट्रोल कर लिया गया। यानी जज साहब के साहबजादे को इंसाफ के तकाज़ाओं के तहत सज़ा देना तो दूर की बात, लेकिन केस शुरू होने से पहले ही माफ कर दिया गया। शानज़े मलिक का केस मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी, इसी तरह से कशमाला तारिक के बेटे का केस था, कहाँ है कहीं स्टैंड नहीं करता। नताशा का केस था, कहाँ है कहीं स्टैंड नहीं करता। पूरा एलीट कैप्चर है ना, इसमें एलीट को सपोर्ट करता है तो ही वो कैप्चर बरकरार रहता है, तो जुडिशरी भी उसी एलिटिज्म का एक पार्ट है। अब सितम ज़रीफ़ी ये है कि अमीरजादों के केसेस में हर वक्त और हर सूरत में कानून में माफ़ी की गुंजाइश निकल आती है, लेकिन हैरत की बात यह है कि ऐसे केसेस में माफी की गुंजाइश आखिर कैसे निकल आती है। कानून के अंदर गुंजाइश है हमारे, और गुंजाइश सही है कि नहीं है ये बहस होने की ज़रूरत है, और गुंजाइश के कानून में हमने पैदा की है तो हम ये इस्लाम के नाम पे पैदा की है। अगर आप ट्रायल शुरू होने से पहले या इवन चालान जमा होने से पहले ही अल्लाह की रज़ा में माफ़ कर देते हैं और ख़त्म कर देते हैं और दियत का एक तबादला देते हैं, तो ये बात तो कभी साबित नहीं हुई ना किसी कानून के अंदर, किसी कटहरे के अंदर, किसी अदालत में, किसी जज के फैसले के जरिए कि वो जो जज साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनका बेटा ही इस वाक़े का जिम्मेदार है। ये तो मीडिया की हद तक एक खबर है, किसी कागज में कहाँ दर्ज है ये बात, किसी फैसले में कहाँ दर्ज है ये बात। तो हमारे यहाँ कन्विक्शन से पहले ही हम दियत दे देते हैं और अल्लाह की रज़ा भी माफ़ कर देते हैं और ऑफेंस कंपाउंड कर लेते हैं, जो मेरे ख्याल में बिल्कुल ही गैर कानूनी है, गैर आईनी है और गैर शरई भी है। अलमिया ये है कि जिन कवानीन के तहत अमीरों को कत्ल की इनडायरेक्टली छूट दे दी गई है, उन्हें शरई कवानीन का नाम दिया गया है। आपको नताशा इकबाल का केस तो याद ही होगा, जिन्होंने एक एम्बिशियस लड़की और उसके वालिद को अपनी SUV के तले कुचल दिया था, लेकिन कुछ ही वक्त बाद दियत के नाम पर दोनों बाप और बेटी की जान की कीमत करोड़ों रुपए तय कर दी गई थी। इसके अलावा एक बाअसर खानदान के साहबजादे शाहरुख जतोई ने एक नौजवान लड़के शाहजेब खान को कत्ल कर दिया था, लेकिन बिलाखिर 10 साल बाद शाहरुख जतोई भी दियत के कानून का सहारा लेकर रिहा हो जाता है। चलें इन दोनों केसेस को छोड़ें, आपको रेमंड डेविस तो याद ही होगा, जिन्होंने डकैती के शुबे में 2 पाकिस्तानियों को कत्ल कर दिया था, लेकिन अमेरिकी शहरी रेमंड डेविस भी दियत के कानून का सहारा लेकर पाकिस्तानी अदालतों से रिहा हो जाता है। ये लॉ
all the time, most of the time, if not all the time, یہ جو ہماری رولنگ ایلیٹ ہے اس کی پش پناہی کے لیے، ان کو لیوریج دینے کے لیے، ان کو کمفرٹ سپورٹ دینے کے لیے، ان کو ڈیفینس دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے. آپ نے تو اگر 83 لاکھ یا 82 لاکھ روپے شاید جس وقت نوٹیفائی ہوئی بھی ہے دیت کی اماؤنٹ، تو پھر ہم نے تو پاکستانی ہر جان کی قیمت طے کرتی ہے نا. پھر تو جو ہمیں پسند نہیں اس کو ہم گولی مارے اور 82 لاکھ روپے دے کے پکڑا کے خاندان کو بولے جی ہمارا کام پورا ہو گیا. اس طرح اس ملک کی اشرافیہ کبھی اللہ کے نام پر تو کبھی دیت کے قانون کا سہارا لے کر کسی بھی جرم کی سزا سے بچ نکلتی ہے. اس ملک میں ایک طرف کسی جج کے کمرے سے ایک عدد سیب بھی چوری ہو جائے تو FIR کاٹ دی جاتی ہے، وہیں ایک عام پاکستانی کا قتل بھی ہو جائے تو گھنٹوں تک FIR ہی درج نہیں ہوتی. کورٹ کا جج سے کیا مطلب ہے کہ قانون اس سے چھوٹا ہے؟ قانون کچھ نہیں ہے. عام کے پاس قانون ہوتا ہے کہ وہ قانون پہ بھروسہ کر سکتے ہیں کہ قانون اس کو انصاف دلائے گا. تو پاکستان میں انصاف کو کوئی وہ نہیں کہ کسی کو انصاف نہیں ملے گا. یہاں پہ ہر کچھ وقت بعد کسی امیر زادے یا کسی امیر زادی کی طرف سے کسی راہ چلتے پاکستانی کو اپنی لگژری گاڑی کے تلے روند دیا جاتا ہے اور سرکاری سیکیورٹی کی حفاظت میں کھڑے ہو کر آنکھوں میں غرور لیے یہ بتایا جاتا ہے کہ اس ملک میں ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تقریباً ہر واقعے کے بعد ہمیں یہ بتایا جاتا ہے اور احساس دلایا جاتا ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسہ اور طاقت نہیں تو آپ اس ملک کے سیکنڈ کلاس سٹیزن ہیں اور اس ملک میں آپ کو انصاف تو کیا بلکہ جینے کا حق بھی نہیں ہے. ہر بار کہانی یہی اختتام پذیر ہوتی ہے کہ بعض یعنی طاقتور ہمیشہ اپنی دولت اور طاقت کے سہارے چوزے یعنی بے سہارا اور بے یار و مددگار عام عوام کو اپنے پنجوں کے نیچے رون دیتا ہے.